हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर 6 है जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर लोग के लिए। ठीक है, तो अभी हमने काउंटर पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है जिसमें 2 काउंटर कंप्लीट कर लिए। सबसे पहला आयोनाइजेशन चैम्बर हो गया, इसके बाद जो दूसरा था वो प्रोपोर्शनल काउंटर। ठीक है, जो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग जीएम काउंटर पढ़ेंगे, गाइगर मूलर गणक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो इस टॉपिक में हम लोग अंदर इसके पॉइंट वाइज के रूप में इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे क्या थोड़ा पढ़ने में इजी जाएगा। तो पहले हेडिंग डालता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हेडिंग हो गया गाइगर मूलर काउंटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीएम काउंटर भी बोला जाता है, और हिंदी में क्या हो जाएगा, गाइगर मूलर गणक। तो देखो, सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, इंट्रो लिख देता हूँ। इसके बाद इसमें देखेंगे हम लोग इसका प्रिंसिपल, जैसे पहले पिछले जो भी डिटेक्टर था उसको पढ़ें, सेम उसी फॉर्मेट में इसको भी करेंगे। प्रिंसिपल देखेंगे। अब देखो ये जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना, इसमें और बहुत सारे टर्म आते जाएंगे, तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसको जब आते जाएगा तो बारी बारी से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे इसमें प्रिंसिपल में एक तुम्हारा आएगा डेट टाइम आएगा, ठीक है, और पुनः प्राप्ति समय आएगा जिसको रिकवरी टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, और एक एवलांसी एम्प्लीफिकेशन करके टर्म आएगा। ठीक है, तो वो सब जब आएगा तब बताते जाएंगे। और इसमें हम लोग 2 ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। पहला VI ग्राफ, जो प्रीवियस जो डिटेक्टर था उनमें भी हम लोग एक्सप्लेन किए हुए हैं, विभवांतर और धारा में जो ग्राफ बना था वो। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे भी एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, इसमें विभवांतर और समय इन दोनों के बीच में भी एक ग्राफ बनता है, तो उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मैं सबको लिख नहीं रहा हूँ, प्रिंसिपल बस लिख दे रहा हूँ, बाकी फिर जो आएगा उसको समझाते जाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल के अंदर में एक टर्म आता है जिसको हिंदी में द्रुत शीतलन ऐसा बोला जाता है, इंग्लिश में क्वेंसिंग। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन जनरली बनता है, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी टर्मों को नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर में एक आएगा क्वेंसिंग करके, द्रुत शीतलन। ठीक है, तो ये क्या होता है उसे जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। इसके बाद इसमें देखेंगे हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन, इसका संरचना क्या क्या है वो यहाँ पे देखेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका डायग्राम बनाएंगे जो जीएम काउंटर है उसका। ठीक, उसके बाद देखेंगे फिर इसका वर्किंग प्रोसीजर, वर्किंग क्या है वो देखेंगे। वर्किंग देखने के बाद हम लोग इसमें देखेंगे प्रिकॉशन, सावधानी। ये जो जीएम काउंटर है इसमें हम लोग को क्या क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे सही काम कर सके, वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मैं उसको लिख देता हूँ प्रिकॉशन। उसके बाद लास्ट में एक चीज़ और देखेंगे, ये जो जीएम काउंटर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, उसको देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन जो पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप लोग जो भी यूनिवर्सिटी में होगे तो जितने भी नंबर का क्वेश्चन पूछा, जैसे मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा, तो इंट्रो, प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सबको बताना पड़ेगा। यदि मान लो बड़े नंबर में पूछ रहा है तो सबको बताना पड़ेगा। यदि छोटे नंबर में पूछा, जैसे 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछ लिया, तो मेन चीज़ को बता सकते हो। जैसे ये दोनों को स्किप कर सकते हो, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, इंट्रो, इतना बता सकते हो। ठीक है, जो पूछेगा, या फिर कई बार क्या करते हैं पॉइंट वाइज में पूछ देता है कि गाइगर मूलर काउंटर का कंस्ट्रक्शन बताइए, तो कंस्ट्रक्शन बस को बनाना है। वर्किंग प्रोसीजर बताइए, तो वर्किंग बस को बनाना है। प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल उसको बताना है। तो इस टिप्स इसको पॉइंट वाइज में समझेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका इंट्रो का। तो इंट्रो में क्या हो जाएगा, गाइगर मूलर काउंटर जो आयनन क्षमता वाले आवेशित कण हैं उनका डिटेक्शन करने के लिए किया जाता है। आयनन क्षमता वाले मतलब जो प्लस और माइनस में विभक्त कर दे, वैसे वाले आवेशित कणों के डिटेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो जीएम काउंटर है इसकी खोज गाइगर और मूलर नामक 2 वैज्ञानिकों ने सन 1928 में किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर ही इसको गाइगर मूलर या फिर जीएम काउंटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप इतना इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल का। ठीक है, तो देखो, जो पिछला जो डिटेक्टर्स था, जो आयोनाइजेशन चैम्बर और प्रोपोर्शनल काउंटर था, उसमें हमने देखा था प्रिंसिपल में क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम लोग दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में इधर विभवांतर लगा दिए थे, तो विभवांतर का मान जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे थे, क्या हो रहा था, आयनन धारा या फिर जो वहाँ पे आयनों की संख्या था उसका संख्या बढ़ते जा रही थी। और क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम लोग विभवांतर का मान बढ़ाते गए, फिर जो उन दोनों में विभक्त हुआ वो फिर वहाँ पे गति करने लग गया इलेक्ट्रॉन, जिससे करंट जनरेट होने लग गया। और
और मान लो विभवांतर का मान हम लोग बढ़ाते जाते थे तो क्या होने लग गया, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लग गया। वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करने लग गए, अगेन बहुत ज़्यादा मोशन में आ गए कि रास्ते में जो भी वहाँ पे धन आयन या जो आवेशित कण के जो परमाणु थे या फिर जो माध्यम के जो परमाणु थे उनसे दोबारा इंटरेक्ट किए, जिससे क्या हो गया, प्लस और माइनस में विभक्त हो गया और बहुत ज़्यादा संख्या में क्या हुआ, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ, जिसके कारण से जो धारा का मान है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते गया। ये हमने पिछले वाले डिटेक्टर्स में किया था, जिसको बेसिकली हमने संतृप्त क्षेत्र बोला था, जो कि आयोनाइजेशन चैम्बर में पढ़े थे। और बाद में जैसे विभवांतर का मान और बढ़ाए तो धारा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया, उसको हम लोग बोले थे अनुपातिक क्षेत्र, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनल काउंटर में पढ़े थे। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ चुका है। जो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोगों ने क्या बोला था, गैस प्रवर्धन या फिर गैस एम्प्लीफिकेशन बोला था। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग विभवांतर का मान और बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं। जो वहाँ पे जो प्रोपोर्शनल काउंटर में विभवांतर का मान बढ़ाए थे उसके बाद भी और विभवांतर का मान को हम लोग मान लो बढ़ा देते हैं। तो अब क्या होता है, विभवांतर का मान जैसे ही बढ़ाते हैं तो जो धारा का मान है वो फिर से बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे प्रोपोर्शनल काउंटर में धारा का मान तेज़ी से बढ़ रहा था वैसा यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा उससे स्लो हो जाता है, मतलब धारा का मान थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब इसको मैं थोड़ा सा ग्राफ में समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ग्राफ इसका यदि हम लोग बनाना चाहें VI ग्राफ, ठीक है, विभवांतर और हम लोग धारा में ग्राफ बना रहे हैं, तो कुछ किस टाइप से ग्राफ बनते हैं वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो मैं इस साइड क्या करता हूँ, ये हमारा हो गया वोल्टेज या फिर विभवांतर। ठीक है, इधर क्या होते जाएगा, विभवांतर बढ़ते जाएगा, और इधर हम लोग कर देते हैं I का मान, आयनन धारा का, आयनन धारा। तो कैसे हो रहा था ग्राफ, तो देखो स्टार्टिंग में V का मान जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे थे, I का मान भी क्या होने लग गया था, बढ़ने लग गया था प्रोपोर्शनली। तो ये कुछ इस टाइप से ग्राफ बना था। उसके बाद क्या हुआ, विभवांतर का मान और ज़्यादा बढ़ाए तो करंट का मान आना बंद हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोले थे, संतृप्त रीजन बोले थे, कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसको क्या बोले थे, संतृप्त क्षेत्र। उसके बाद क्या किए, विभवांतर का मान और बढ़ाते गए तो क्या होने लग गया, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लग गया, दोबारा से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होने स्टार्ट हो गया, जो मोशन में बहुत ज़्यादा गति करने लग गया, इसलिए क्या हुआ, वहाँ पे करंट का मान फिर से बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। तो ये एक हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से बन गया था, ये आपको याद होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो मैं उससे पहले थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसको नाम दे देता हूँ B, इसको नाम दे देता हूँ C। तो ये जो हमारा रीजन था ये आपने पहले पढ़ा होगा, इसको हम लोग ने क्या नाम दिया था, संतृप्त क्षेत्र नाम दिया था, संतृप्त क्षेत्र। और ये जो एरिया था इसका अध्ययन हमने किसमें किया था, जो आयोनाइजेशन चैम्बर था उसमें किया था। ठीक है, और ये जो रीजन है B से C वाला रीजन, जिसमें विभवांतर का मान बढ़ाने पर धारा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, इसको हमने नाम दिया था अनुपातिक रीजन या फिर प्रोपोर्शनल रीजन। ठीक है, ये पिछले वाले हमने डिटेक्टर में किया था, यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद भी यदि हम लोग विभवांतर का मान और बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है, विभवांतर का मान यदि हम लोग और ज़्यादा बढ़ाते हैं इसके बाद भी, तो क्या होने लगता है, आयनन धारा का मान फिर से बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वैसा यहाँ पे नहीं बढ़ता। ठीक है, उससे थोड़ा सा धीरे स्पीड में बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है ये थोड़ा सा बाद में आगे बताएंगे, जब इसको प्रिंसिपल में और आगे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर धारा का मान थोड़ा सा कम ही बढ़ता है इसके मुकाबले में। तो उसके लिए मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसे बनता है, कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है, मतलब थोड़ा एक कर्व के रूप में ग्राफ बनता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। तो ये जो रीजन है इसको मैं डी नाम दे देता हूँ, ये सी हो गया, ये डी। तो ये जो रीजन है इसको हम लोग नाम देते हैं गाइगर क्षेत्र। ठीक है, गाइगर क्षेत्र, या फिर इसी को ना एक और नाम से जाना जाता है, उसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है पठार क्षेत्र, प्लेट्यू रीजन। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सा ग्राफ दिख रहा है ना, हम लोग को पठार क्या होता है या फिर जो प्लेट्यू कैसे होता है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे इस टाइप से कर्व के रूप में रहता है जनरली, है ना, तो उसी रूप में ही दिख रहा है, इसलिए उसको थोड़ा पठार क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, और बेसिकली आप लोग गाइगर क्षेत्र के नाम से इसको समझ सकते हो। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इसी रीजन का यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। देखो एकदम ईजी सा है, 3 हम लोग डिटेक्टर पढ़े हैं, तीनों में अपना अपना प्रॉपर्टी था। जो संतृप्त क्षेत्र के बारे में जब हम लोग पढ़े
पढ़े तो वो आयोनाइजेशन चैम्बर था, ठीक है। जब हम लोग अनुपातिक रीजन के बारे में पढ़े तो वो इससे जो पहला लेक्चर था प्रोपोर्शनल काउंटर उसके बारे में था। अब हम लोग इस रीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या होगा, गाइगर काउंटर के बारे में आ गया, ठीक है। तो मतलब तीनों अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग काउंटर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि गाइगर क्षेत्र किसको बोलते हैं, विभवांतर का मान और बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर, अनुपातिक रीजन से और आगे बढ़ाने पर आयनन धारा का मान फिर से बढ़ने लगता है, लेकिन जो आयनन धारा का मान है वो अनुपातिक रीजन में जिस स्पीड से बढ़ रहा था उससे थोड़ा सा यहाँ पे कम स्पीड से बढ़ता है, ठीक है। मतलब रैखिक क्रम में नहीं होता, यहाँ पे रैखिक क्रम में होता है, वी और आई क्या होता है, एक रैखिक क्रम में होता है, लेकिन यहाँ पे उससे थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो ये जो पठार क्षेत्र जो प्राप्त हुआ था या जो गाइगर क्षेत्र प्राप्त हुआ था, ये इसमें क्या होता है उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा, इसका जो डायग्राम है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, अच्छे से नहीं बना रहा हूँ अभी, तो जब कंस्ट्रक्शन देखेंगे ना तब अच्छे से बनाऊंगा। अभी थोड़ा समझाने के लिए इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस टिप से यहाँ पे रहेगा। ये अपना एक कांच की नली होता है जो कि एक इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। इसको बीचों बीच अक्ष में एक टंगस्टन धातु का तार लगा देते हैं जो कि एनोड का काम करता है, ठीक है। और बीच में यहाँ पे क्या कर देते हैं, विभवांतर प्रोवाइड करा देते हैं। यहाँ पे एक आर लगा देते हैं, ये वी लगा देते हैं, ठीक है। इधर माइनस इधर प्लस कर देते हैं। इसके नाम से ये क्या होता है, ये कैथोड की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। कैथोड की भांति व्यवहार करता है। और ये क्या करता है, एनोड की भांति व्यवहार करता है। ये आपने थोड़ा बहुत पहले से पता होगा, ठीक है। तो पिछला लेक्चर देखे होंगे। तो अब होता क्या है, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे विभवांतर का मान बढ़ाते जाते हैं, गाइगर क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले स्टार्टिंग से बताते हैं। विभवांतर का मान जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, इधर से आवेशित कण आएगा, यहाँ पे जो माध्यम में जो भी परमाणु वहाँ पे हैं वो क्या करेंगे, उसका आयनन हो जाएगा, प्लस और माइनस में विभक्त होगा, जिससे प्राथमिक इलेक्ट्रॉन या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। वो क्या करेंगे, इस एनोड की ओर जाना चाहेंगे, और जो धन आयन होंगे वो इस कैथोड की ओर जाना चाहेंगे। वो तो समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, विभवांतर का मान बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है। उनमें इतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा आ जाती है कि रास्ते में जो भी माध्यम के परमाणु मिलते हैं उनसे वो दोबारा इंटरेक्ट करते हैं, जिसके नाम से और बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, जिसको हम लोग द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बोले थे, ठीक है। ये सब अनुपातिक या प्रोपोर्शनल काउंटर में हमने पढ़ चुका है। तो वहाँ पर जो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं वो क्या करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा उनमें आ जाती है। अभी भी हम लोग विभवांतर का मान और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग अभी ग्राफ बना था ना, ऐसा, फिर ये ऐसा बढ़ा था, फिर कुछ इस टाइप से बन गया था। तो अभी हम लोग को मेन इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विभवांतर का मान बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई, जिससे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके नाम से हमको धारा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होने लग गया इस वाले रीजन में। अभी भी हम लोग विभवांतर का मान और बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इनमें तो एक तो संख्या बहुत ज़्यादा हो गई उनकी, प्लस उनमें ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा हो गई। अब चूंकि यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इसको मैं माइनस माइनस से बना देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है, प्लस इनमें ऊर्जा भी ज़्यादा है। तो होता क्या है, चूंकि इलेक्ट्रॉन धन आयन से हल्के होते हैं, ये आपको पता होगा। पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव जो आयन होता है वो थोड़ा सा भारी होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अब चूंकि हल्के हो गए हैं तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर आने लगेंगे। तो जो भी यहाँ रास्ते में जो भी माध्यम के परमाणु हैं उनसे दोबारा इंटरेक्ट करते जाएंगे और बहुत ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति करते जाएंगे। मतलब धन आयन और ऋण आयन युग्म बनाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब ज़्यादा होते जाएगी, क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने लगते हैं। लेकिन जो धन आयन है ये पूरा यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। अब पहुँचना यहाँ तक था, उनको कैथोड में पहुँचना था। जो धन आयन है ना, कैथोड में ही तो पहुंचेगा, क्योंकि वो धन आयन है तो वो ऋण की ओर जाना चाहेगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, प्लस उनके पास ऊर्जा भी ज़्यादा हो गई, और उनकी संख्या मतलब वो हल्के भी हैं, तो क्या करेंगे, बहुत जल्दी मूव करने लगेंगे इनके मुकाबले में। तो ये क्या करते हैं, जो यहाँ पे जो माध्यम के जो अणु हैं प्लस माइनस जो भी हैं, इनसे क्या करते हैं, दोबारा इंटरेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे ऋण आयन उत्पन्न करने लगते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने लगते हैं। और ये जो धन आयन है इसको यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते, मतलब कैथोड तक पहुँचने ही नहीं देते। क्या करते हैं, यहीं पे ही इनको रोक लेते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऋण आयन उत्पन्न करने लगते हैं, जिसके नाम से क्या होता है, धन आयन यहीं पर रुक जाता है, जिसके नाम से यहाँ पे क्या होता है, एक पतली सी चादर बन जाती है, जिसको बोलते हैं धनात्मक चादर या फिर पॉजिटिव शीथ। मैं इसको बता देता हूँ क्या बोलते हैं, पॉजिटिव शीथ। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन
धन आयन को कैथोड तक पहुंचने नहीं देते, बल्कि वहीं पे ही उन लोग दोबारा संघट्ट करके या फिर कॉलिजन करके क्या कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने लेते हैं। तो जो धन आयन है यहीं पर रुक जाता है, जिसके नाम से यहाँ पे क्या हो जाता है, एक धन आयन की चादर बन जाती है, जिसको पॉजिटिव शीथ बोला जाता है। और ये जो पूरा प्रक्रम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं। पहले प्राथमिक से द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ, द्वितीयक से फिर तृतीयक होगा, तृतीयक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते जाएंगे। ऐसे करके बहुत संख्या में वहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं। ये जो पूरा प्रक्रम है इसको हम लोग गैस एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं, या फिर इसको एवलांसी एम्प्लीफिकेशन भी बोला जाता है। हिंदी में मैं लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं, एवलांसी एम्प्लीफिकेशन। एवलांसी प्रवर्धन, या हिंदी में लिखोगे तो ठीक है, एवलांसी प्रवर्धन, एवलांसी एम्प्लीफिकेशन। किसको बोलते हैं एवलांसी एम्प्लीफिकेशन? बहुत ज़्यादा मात्रा में जब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है, चूंकि इलेक्ट्रॉन हल्के हैं, जिसके कारण से कैथोड में धन आयन एकत्रित ही नहीं हो पाते, वहीं पे ही वो स्टोर हो जाते हैं और यहाँ पे एक पतली चादर बन जाती है, जिसको पॉजिटिव शीथ बोला जाता है। जो पूरा प्रक्रम है इलेक्ट्रॉन दोबारा तिबारा बनने का, इसको हम लोग बोलते हैं एवलांसी प्रवर्धन या फिर एवलांसी एम्प्लीफिकेशन। तो ये आपको समझ में आ गया प्रवर्धन में, ठीक है। अब क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे जो पॉजिटिव जो शीथ बना है, यहाँ पे जो पतली चादर बन गई है धन आयन की, इसके कारण से क्या होता है, जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो जनरेट हुआ था वो क्या होता है, जो गाइगर विभव का मान है उससे कम हो जाता है। गाइगर विभव किसको बोलते हैं, वह विभव जिसमें जो गाइगर मूलर काउंटर है, जीएम काउंटर है, वो वर्क करना स्टार्ट होता है, पल्स देना स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं गाइगर विभव। लेकिन ये जो पॉजिटिव शीथ बना है, इसके कारण से क्या होता है, वहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान गाइगर विभव के मान से कम हो जाता है, जिसके नाम से वो जो काउंटर है वो डेड हो जाता है, वो मृत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा समझ सकते हो। मतलब काम करना बंद कर देता है, पल्स ही देना बंद कर देगा। अब क्या होता है, अब पल्स कब देगा, जब जो विद्युत क्षेत्र का मान गाइगर विभव के मान से ज्यादा होगा, तब वो पल्स प्राप्त करना स्टार्ट करेगा। लेकिन वो कब प्राप्त, विद्युत क्षेत्र का मान कब ज्यादा होगा गाइगर विभव से, जब ये धनात्मक जो यहाँ पे शीट बना हुआ है ये हटेगा, तभी वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होने लगता है गाइगर विभव से। तो अब हमारे पास एक सवाल उत्पन्न होता है कि ये जो पॉजिटिव शीथ जो बना है, ठीक है, ये कैसे हटेगा। पॉजिटिव शीथ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, पॉजिटिव शीथ ये कैसे हटेगा, ये हमारे पास सवाल रहता है। जब वो हटेगा तभी वहाँ पे क्या होने लगेगा, विद्युत क्षेत्र का जो मान है गाइगर विभव के मान से बढ़ने लगेगा, तभी हमको वहाँ पे पल्स प्राप्त होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे देखो ये कब हटेगा, अब चूंकि यहाँ पे धन आयन को ये रोक ले रहा है इलेक्ट्रॉन, अब वो धन आयन जब नीचे आते जाएगा तब वो जो चादर जो बना है ना वही हटेगा, ठीक है। तो जो ये धन आयन है ये क्या होंगे, अगर बीच में आ जाते हैं, ठीक है, क्या होते जाएंगे, धन आयन अभी बीच में मान लो आ गया, बीच में आ गए इन द सेंस कि जो एनोड और कैथोड की जो दूरी है, इन दोनों दूरी की यदि बीच में आ जाता है, मतलब आधी दूरी तय कर लेता है कैथोड तक पहुंचने में, तब वहां पे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र अब आधी दूरी तय कर लेगा, मतलब ये जो चादर बना हुआ है वो हटने लगता है। अब हटने लगता है जिसके कारण से विद्युत क्षेत्र का जो वहाँ पे मान है गाइगर विभव के बराबर हो जाता है। गाइगर विभव से कम हो गया था, यहाँ पे शीट बना था इसलिए, चूंकि यहाँ धन आयन यहीं पे रुक गए थे, जिसके कारण से जो काउंटर है वो डेड हो गया था। अब वो क्या होने लगते हैं, वो नीचे आने लगते हैं ये धन आयन, तो यहाँ पे शीट हटने लगता है, जिसके नाम से क्या होता है, शीट जैसे जैसे हटेगा धन आयन बीच में आते जाएंगे तो जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो फिर से बढ़ने लगता है और गाइगर विभव के मान के बराबर हो जाता है। तो वह समय जिसमें विद्युत क्षेत्र गाइगर विभव के मान के बराबर हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग मृत्यु समय या फिर डेड टाइम। उस टाइम में क्या हुआ था, जो काउंटर था वो डेड हो चुका था, अब दोबारा उसका मान बढ़ते गया, वहाँ पे जो हटते गया, ये जब धन आयन नीचे आते गया तभी वहाँ पे क्या होने स्टार्ट हुआ, वहाँ पे पल्स प्राप्त होना स्टार्ट हो गया। तो उसी को बोलते हैं मृत्यु टाइम या फिर डेड टाइम, ठीक है। तो मैं उसको एक बात यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, डेड टाइम, ठीक है। ये आप दो नंबर में अगर आएगा तो लिख देना इसको, ठीक है। तो डेड टाइम मृत्यु समय समझ में आ गया। अब क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे पहुँचा अभी तक, अब क्या होने लगेगा और ये नीचे जाएगा धन आयन, तो अब क्या होगा, यहाँ से हट के ये पूरा नीचे आ जाता है। पूरा जब नीचे आएगा मतलब कैथोड में जब धन आयन स्टोर हो जाएंगे, उस टाइम क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र का जो मान है या फिर जो विद्युत विभव वहाँ पर जनरेट हो रहा है उसका जो मान है वो जो हम अनुपातिक या फिर जो आपतित जो विभव का मान था उसके बराबर हो जाता है। मतलब वहाँ पे आपतित विभव बोलने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो काउंटर है वो पूरा वर्क करना स्टार्ट कर देता है, मतलब पल्स को काउंट करना स्टार्ट कर देता है। जो यहाँ बीच में जब था ना धन आयन, तब क्या हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पल्स प्राप्त होना तो स्टार्ट हो गया था,
डेड टाइम से वो क्रॉस करके क्या हो गया मतलब पल्स प्राप्त करना स्टार्ट तो हो गया, लेकिन वहाँ पे पल्स को काउंट नहीं कर पा रहा था गड़क। लेकिन अब क्या हो रहा है, चूंकि ये यहाँ पे कैथोड पर एकत्रित हो गए तो वहाँ पे क्या हुआ, काउंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उस टाइम क्या हो गया, जो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो गाइगर विभव से बढ़कर जो आपतित विभव का मान है उसके बराबर हो जाता है। जो यहाँ से हम लोग विभव का मान दे रहे हैं ना उसके बराबर हो जाता है, जिसके कारण से जो पल्स है वो काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। जो वहाँ पे गड़क लगाए रहते हैं जो वहाँ पे स्ट्रक्चर में, उससे वो काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो दोबारा जो टाइम है, या फिर ऐसे बोल सकते हो, डायग्राम से समझो तो समझ में आएगा, यहाँ से फिर ये यहाँ तक आ जाएगा, कैथोड तक पूरा पूरा आ जाएगा, तब वो काम करना स्टार्ट करेगा, काउंट करना स्टार्ट करेगा। तो जब वो ये जो जो ये जो टाइम है यहाँ से इसमें आने का जो समय है, या फिर जो विद्युत क्षेत्र का मान गाइगर विभव से बढ़कर आपतित विभव के बराबर हो जाता है, वो समय को हम लोग बोलते हैं रिकवरी टाइम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रिकवरी टाइम। उस टाइम क्या हो रहा है भाई, जो काउंटर है वो रिकवरी हो रहा है तो उसको रिकवरी टाइम बोल देते हैं, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पुनः प्राप्ति समय। पुनः प्राप्ति, ठीक है, प्राप्ति कैसे लिखते हैं आप लोग देख लेना, पुनः प्राप्ति समय। और जो डेड टाइम है इसको हम लोग मृत्यु समय भी बोलते हैं, मृत्यु समय। तो ये 2 नंबर में आता है ना, जीएम काउंटर में मृत्यु समय क्या है तो आपको पता होना चाहिए, और इसको बोलते हैं पुनः प्राप्ति समय। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे पूरा प्रिंसिपल में आपको लिखना पड़ेगा, ये सब क्या होता है तो समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे पुनः प्राप्ति समय में मतलब रिकवरी कर लेता है, फिर जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो आपतित जो विभव का मान के बराबर हो जाता है, जिसके नाम से जो पल्स है वो प्राप्त होना, जो स्टार्ट तो पहले ही हो गया था रिकवरी टाइम इसके बाद ही, लेकिन उसको काउंट नहीं कर पा रहा था, तो काउंट होना भी वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, जिसके नाम से जो वहाँ पे गड़क लगाए रहते हैं, काउंटर लगाए रहते हैं, एम्पलीफायर और एक काउंटर लगाए रहते हैं, तो उससे क्या करते हैं वो काउंट करना स्टार्ट कर देता है। फिर जो भी जितने भी संख्या वहाँ पे आवेशित कण है उनके वो संख्या क्या करता है, काउंट कर लेता है। तो इस टिप से ये पूरा इसका प्रिंसिपल है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा कि ये सब क्या इतना सर बता दिए, तो इसको मैं थोड़ा सा एक ग्राफ में बता देता हूँ, तो उसमें क्या है थोड़ा समझाने में इसको आपको समझने में ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको ग्राफ को बनाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से। तो देखिए कुछ इस टिप से ग्राफ बनता है जिसमें हम लोग समय और विभवांतर के जो मान है उनमें एक ग्राफ खींचे। ठीक है, ये जो इतना सारा जो लिखे है ना इसी को समझाने के लिए इसको बनाया गया है। तो देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, जो वहाँ पे क्या हो रहा था, एवलांसी प्रवर्धन हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे, जिसके कारण से क्या हो रहा था, धन आयन पूरा कैथोड तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। वहाँ पे एक पतली चादर बन जा रही थी जिसको धनात्मक सीट बोला जाता था। ठीक है, धनात्मक चादर बोला जाता था। उसके नाम से क्या हो रहा था, जो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो गाइगर विभव के मान से कम हो जा रहा था। तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो, ये मान इसको समझ लो गाइगर विभव का मान है, इसी से जब ऊपर रहेगा ना तभी पल्स देना पल्स देना स्टार्ट करता है। और ये जो आरोपित विभवांतर का मान है इससे ज़्यादा का होगा मान विभवांतर का, तब हमको वहाँ पे गड़क काउंट करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे पल्स देना स्टार्ट करेगा इस वाले रीजन में, और इससे जब मान ज़्यादा होगा ना तब वो क्या करेगा, हमको वहाँ पे जो काउंटर लगा रहेगा वो काउंट करना स्टार्ट करता है। और यदि उससे नीचे हुआ, इस VG से मान से यदि विभव का मान नीचे हुआ तो वो काउंटर है वो काम करना बंद कर देता है, GM काउंटर काम करना बंद कर देता है। तो ये यहाँ सब समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, जब वहाँ पे जब पॉजिटिव सिद्ध बना तो क्या हो रहा था, विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो गाइगर विभव के मान से कम हो जा रहा था, जिसके नाम से वहाँ पे जो काउंटर है वो मृत हो जा रहा था, डेड हो जा रहा था। तो उसी को मैं यहाँ पे बनाया हूँ। ठीक है, ये ऐसा करके, ये क्या है अपना मृत्यु समय है, डेड टाइम है, वह समय जिसमें विद्युत क्षेत्र का मान VG के मान से कम हो जाता है, या फिर जो गाइगर विभव का मान है उससे कम हो जाता है। ये दिख रहा है, ये गाइगर विभव के मान से कम हो गया। ठीक है, विद्युत विभव का मान, जिसके नाम से क्या हो रहा है, जो कहाँ पे काउंटर है वो काम करना बंद हो जाता है। काम करना बंद करता है मतलब मृत्यु हो जाती है, मर जाती है, इसी नाम से इसको क्या बोला जाता है, मृत्यु समय। और वह समय जिसमें वो क्या कर पाए, जो विद्युत क्षेत्र का मान है गाइगर विभव के मान से ऊपर चला जाए, या फिर उससे गाइगर विभव के मान से बढ़ जाए विद्युत क्षेत्र का मान। तो जिस समय में बढ़ रहा है ना उसी को ही बोलते हैं मृत्यु समय। तो अब समझ में आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर पहुँच गया, जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र का जो विभव का मान है, अब क्या हो रहा है, यहाँ तक तो पहुँच गया, इससे क्या होगा, जो काउंटर है वो मर गया था, क्या होगा, वापस से पुनः मतलब काम करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो सिर्फ पल्स देगा, पल्स, एक पल्स से दूसरा पल्स देना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे और विभव का, चूंकि वहाँ पे जो धनात्मक जो सीड बना हुआ था वो बीच में पहुँच गया तो यहाँ पे आ गया। अब बीच से वो क्या होगा, और नीचे आ जाएगा, मतलब वो पूरा कैथोड के पास चला जाता है, पूरा कैथोड के पास एकत्रित हो जाएगा। तब क्या होगा, पूरा पॉजिटिव सीट हट जाएगा, कैथोड के पास आ गया तो सीट तो खत्म ही हो जाएगा। तो जब वहाँ पे पूरा पहुँच गया ना तो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो क्या होने लगता है, अगेन बढ़ने लगता है। तो उससे क्या होता है, वो पहुँच जाता है आरोपित जो विभवांतर है, जो हम लोग इधर से विभवांतर प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके मान से भी वो क्या होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है। देख लो ग्राफ में फिर से बढ़ने लगता है। ठीक है,
है। बढ़ता है तो फिर क्या हो जाता है, वहाँ से फिर विभवांतर का मान से ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो काउंटर है वो काम करना स्टार्ट करता है, वो बेसिकली काउंट करने लगता है कितने पल्स प्राप्त हो रहे हैं। काउंट करना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे हमको पता चलते जाएगा कितना काउंट प्राप्त होता जाता है, मतलब कितने पल्स वहाँ पे प्राप्त हो रहा है, जिससे हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा मतलब पूरा समझ में आया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो इसको यहाँ से जो टाइम है, मतलब जो विद्युत क्षेत्र का जो मान है गाइगर विभव से बढ़कर आरोपित विभवांतर के मान के बराबर हो जाता है, तो वो जो समय रहता है उसी को बोलते हैं पुनः प्राप्ति समय या रिकवरी टाइम। पहले स्टार्टिंग में विभव का मान कम हुआ तो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, डेड हो गया, काउंट ही नहीं कर रहा है, पल्स काम ही नहीं कर रहा है मतलब। ठीक है, अब वो क्या हो गया, बढ़ते जाएगा, तो उसको मृत्यु समय बोले थे, जो भी काम करना बंद किया था उस समय को। अब वो बढ़ते गया तो फिर वो क्या होने लगा, विभवांतर का मान जो आरोपित विभवांतर का मान से बढ़ जाता है, तो जिस समय तक बढ़ा है उसको बोलते हैं रिकवरी टाइम, रिकवर कर लिया। ठीक है, तो ये आप ग्राफ से समझोगे ना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो थोड़ा इसका मतलब बहुत सारी चीज़ इसमें समझने लायक है, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से इसको ना देखना वीडियो को, अगर ये समझ में आएगा तो एक बार और देखना तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वही बताते गए, यहाँ से थोड़ा डायग्राम से भी अगर समझोगे ना सेम ही चीज़ है। यहाँ पे अब मैं ग्राफ में बताया हूँ, वहाँ पे मतलब ये सबको वर्बली बोला था, उसमें डायग्राम में समझाया था। अभी क्या हो रहा है, मैं इसको डायग्राम में इसमें समझा रहा हूँ, डायग्राम में वर्बली बोल रहा हूँ, तो दोनों को रिलेट करके ही बताना। ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष में इसको समझना, तभी समझ में आएगा। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन बना के दोनों के साथ नहीं बता रहा हूँ। तो ये हो गया पूरा प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल पे ही क्या करता है ये जो जीएम काउंटर है ये काम करता है। अब देखो यहाँ पे जो वो है जहाँ पे एवलांसी प्रवर्धन हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जनरेट हो रहे थे, जिसके नाम से वहाँ पे पतली चादर बन जा रहा था, जिसके नाम से काउंटर काम करना बंद कर दे रहा था, मृत्यु हो जा रही थी उसकी। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग टोटल 2 प्रकार के यहाँ पे विधि का अपनाते हैं। 2 प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा सकते हैं। अब दोनों प्रकार में हम बारी बारी से देखते हैं कि क्या क्या इसमें फ़ायदा होता है, क्या क्या इसमें नुकसान होता है। ठीक है, तो मैं उसको वो जो स्थिति है ना उसको बोलते हैं द्रुत शीतलन, हिंदी में द्रुत शीतलन बोला जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, द्रुत शीतलन। मतलब जो भी द्रुत शीतलन मतलब जो भी वहाँ पे एवलांसी एम्प्लीफिकेशन है उसका मान होने से क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पतली चादर बन जाता है, उसके नाम से जो ये काउंटर है काम करना बंद कर देता है। उसको हटाने के लिए हम लोग क्वेंसिंग का उपयोग करते हैं, द्रुत शीतलन का उपयोग करते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्वेंसिंग। ठीक है, जो स्टार्टिंग में लिखा था वही है। अब उसको हटाने के लिए हम लोग क्वेंसिंग का उपयोग करते हैं, द्रुत शीतलन का। द्रुत शीतलन मतलब क्या होता है, ठंडा करना। तो जो काउंटर को थोड़ा इसका ठंडा करेंगे तभी तो काम करना स्टार्ट करेगा। तो 2 प्रकार से इसका मेथड अपनाते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं, एक हम लोग आर जोड़ देते हैं जो भी सर्किट रहता है उसमें। ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, उसमें हम लोग बेसिकली दूसरा और गैस डाल देते हैं जो माध्यम रहता है उसमें। ठीक है, अब मैं उसको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं द्रुत शीतलन क्वेंसिंग की। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है एग्जाम में भाई। द्रुत शीतलन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वेंसिंग। तो ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी एवलांसी एम्प्लीफिकेशन है, जो सक्सेसिव एवलांसी एम्प्लीफिकेशन है। एवलांसी एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, जिसके नाम से इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे उनकी ऊर्जा भी ज़्यादा, संख्या भी ज़्यादा, तो जो धारा का मान है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके नाम से हमको जो पल्स है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो रहा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो रहा है तो वो जो डिटेक्टर है वो काउंट करना मतलब उसको पॉसिबल नहीं हो पाता। इतना ज़्यादा मात्रा में यदि पल्स बनेगा तो काउंट ही नहीं कर पाता, वर्ग करना बंद ही कर देता है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए ये जो एवलांसी प्रवर्धन है, इसको रोकने के लिए हम लोग जो मेथड अपनाते हैं उसको बोलते हैं द्रुत शीतलन, क्वेंसिंग। ये बेसिकली 2 प्रकार का मेथड होता है जिसमें हम लोग इसको रोका जा सकता है। सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग, प्रतिरोध लगाकर, बाह्य प्रतिरोध लगाकर सर्किट में हम लोग जो भी इसका स्ट्रक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध R लगा देते हैं, जिसके नाम से क्या होता है, श्रेणी क्रम में हम लोग R लगा देते हैं, जिसके नाम से क्या होता है, अब जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पल्स बन रहा है, ठीक है, विभव का मान बढ़ता जा रहा है, तो क्या होते जाता है, वो जो R लगा रहता है उनमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जिसके नाम से क्या होने लगता है, जो वहाँ पे विभव का मान जो बढ़ रहा था वो अचानक से घट जाता है, कम हो जाता है, और वहाँ पे पल्स बनना बंद हो जाता है। पल्स बनना बंद हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे फिर वो डेड हो जाता है। डेड हो जाता है तो क्या होने लगता है, फिर वो काम करना स्टार्ट कर दे, मतलब डेड
तब तक डेट नहीं हो रहा, तो उससे पहले मतलब कम होता जाता है, तो फिर काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन होता क्या है, अब इसमें एक घाटा ये रहता है, आर लगाने पर वो पूरा पूरा कम कर देता है, जिसके नाम से जो काउंटर है वो डेड हो जाता है। अब इसमें नुकसान ये रहता है कि वो अगेन रिकवरी टाइम करने में बहुत समय ले लेता है, मतलब दोबारा फिर से विभव का मान बढ़ने में बहुत समय लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। इसी नाम से इसका उपयोग हम लोग ज़्यादातर नहीं करते इसमें का GM काउंटर में, ठीक है। तो एक दूसरा मेथड इसका और लाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, हम लोग अन्य गैस भरते हैं माध्यम में। क्या करते हैं, अन्य कार्बनिक गैस भर दिया जाता है, अन्य कार्बनिक गैस भर देते हैं। इससे क्या होता है, जैसे जो माध्यम में हमने क्या भरा था, आर्गन भरा था 90%, और 10% क्या करते हैं, जो कार्बनिक गैस है इसको भर देते हैं, जिनमें मीथेन मुख्यतः होता है। और मीथेन की जगह में आप लोग मतलब मिथाइल एल्कोहल इसका भी उपयोग कर सकते हो, इथेन का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इसका उपयोग क्यों करते हैं, इन्हीं का ही उपयोग क्यों करते हैं कार्बनिक पदार्थों का, क्योंकि देखो जो आर्गन होता है उसमें 90% वो रहेगा और 10% क्या रहेगा, ये कार्बनिक गैस रहेगा। तो मटेरियल वहाँ पे जो माध्यम है उनमें क्या होता है, कार्बनिक गैस सबसे पहले आयनित हो जाता है, क्योंकि इनका जो आयनन क्षमता होता है बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत जल्दी क्या होगा, आयनित हो जाएगा बजाय आर्गन के। तो आवेशित कण पहले आएगा, तो वहाँ पे कार्बनिक गैस के जो भी वहाँ पे मॉलिक्यूल मिलेंगे उसको पहले वो विभक्त करेगा धन और ऋण आयन में, जिसके नाम से क्या होगा, ये पहले विभक्त होगा, तो वो क्या करेंगे, कैथोड की ओर बहुत जल्दी से गमन करने लगते हैं। अब वहाँ पे फिर वो कंडीशन उत्पन्न नहीं होता, मतलब जो पॉजिटिव शीत वाला जो कंडीशन उत्पन्न हो रहा था ना, वो वहाँ पे होना बंद हो जाता है। अब वो जो कार्बनिक जो पदार्थ के जो आयन है, प्लस आयन, वो आके कैथोड पे एकत्रित हो जाते हैं, जिसके नाम से शीट बनना बंद हो जाता है। तो ये इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। 90% तो आर्गन ही रहता है, 90% क्या रहेगा, जो आर्गन जो माध्यम है वो माध्यम में आर्गन गैस भरा रहेगा, और 10% ये जो कार्बनिक, मैं CH4 लिख देता हूँ, ठीक है, मीथेन, तो ये क्या रहता है, भरा रहता है, जिसके नाम से इनका आयनन पहले हो जाता है और वो वहाँ मतलब बीच से आकर क्या होते हैं, कैथोड पास एकत्रित हो जाते हैं। इसके नाम से जो हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, ये सब डेड टाइम, रिकवरी टाइम, ये सब होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसी का ही उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया पूरा हम लोग का प्रिंसिपल, ठीक। प्रिंसिपल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है पिछले वाले डिटेक्टरों से, लेकिन आपको ये सबको समझना पड़ेगा, और ये सबसे मोस्ट IMP टॉपिक भी है जितने भी डिटेक्टर्स है उसमें सब में, ठीक है। तो देख लो, थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है लेकिन समझना जरूरी है भाई, ठीक है। बुक से एक बार और आप लोग पढ़ना, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका मैं फ़ोटो खींच के बुक का टेलीग्राम जो मेरा नंबर है उसमें मैं भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हो, वहाँ से मिल जाएगा आपको कभी भी जब भी ज्वाइन करोगे, ठीक। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ना 2 पार्ट में बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ा करूँगा तो फिर आप लोग को ही बोर लगेगा और समझने में दिक्कत जाएगा। तो मैं इसको ना यहीं तक एक पार्ट बना देता हूँ। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन देख लेंगे, उसका डायग्राम देख लेंगे, उसका वर्किंग देख लेंगे, और उसका विशेषताएँ देख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसका कुछ प्रिकॉशंस देख लेंगे। तो वो एक अलग पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पार्ट में हम लोग क्या किया, थोड़ा सा इंट्रो देखे, प्रिंसिपल देखे। प्रिंसिपल एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे, इसमें हमको बहुत सा चीज़ समझाना पड़ा, एवलांसी प्रावधान समझाना पड़ा, डेट टाइम, रिकवरी टाइम, ये क्वेंसिंग क्या होता है, ये सब समझाना पड़ा, जिसमें 2 प्रकार का उपयोग हुआ, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, बाकी सेकंड पार्ट में वो सबको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको मैं यहीं तक रखता हूँ, फिर कंटिन्यू करूँगा सेकंड लेक्चर में, ठीक। तो मिलेंगे फिर सेकंड लेक्चर में। थैंक यू।